ये गरीब आदमी है और देश के अंदर आर्थिक असमानता दूर करना सरकार का पहला दायित्व है। ये अमृत काल है भारत का। अगर ये अमृत काल है तो इससे बुरा काल कौन सा होगा, गरीब आदमी के लिए कम से कम कौन सा होगा, ये सोचने का विषय है। ये धरना 14 मई से सुचारू चल रहा है। जिसको 15-20 साल सर्विस में हो गए, आप उसको कहते हो कि आप अब जो है ना इस यूनिवर्सिटी के लायक नहीं हो और बाहर से जो अनट्रेंड बंदा आएगा वो आपकी सीट संभालेगा। इतना बुरा हाल है इस दिल्ली विश्वविद्यालय का कि ठेकेदारी प्रथा पे भर्ती करने के लिए भी उनसे 15-15, 20-20 हजार रुपए मांगे जा रहे हैं। कि हम मुद्दे यहाँ से उठेंगे तभी जब हमें अथॉरिटी की तरफ से लिखित में आश्वासन हमारे प्रधान जी, डुकू के प्रधान जी को दे दिया जाएगा। पूरा भ्रष्टाचार चल रहा है सर, जितना लूट सकते हो लूट लो, ये चल रहा है यहाँ पे। लूट की तो ऐसी मचा रखी है कि लाखों करोड़ों नहीं अरबों रुपए इकट्ठा कर लिया है इन्होंने। उन्होंने पूछा कि आपसे पैसा लिया, मैंने कहा जी सर। बोले कितना, मैंने कहा 5,000, मतलब भाई हमने 5 दिया है। हाँ। परसों ही हमारी बात हुई मंगलवार को, और इन्होंने कल और आज करके हमें हटा दिया। मैं इनको सिस्टम में लाकर ही रहूंगा। तो आप देख सकते हैं स्वतंत्र की टीम आज कहाँ पर है। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज के कर्मचारी यूनियंस लोग बैठे हुए हैं। ये लोग क्यों बैठे हुए हैं, क्या इनके मुद्दे हैं, यूनिवर्सिटी छोड़कर ये लोग बाहर बैठे हुए हैं। इधर भी देख सकते हैं, इधर भी सब की चीज, ये देखिए, ये सब देखिए, इधर भी लोग बैठे हुए हैं और ये सब देखो चीजें, ये देखिए। आइए, यहीं पर हमारे साथी विक्रांत यादव भी हैं, तो हम लोग जानना चाहेंगे कि हम लोग ये धरना कब से लगा, कुछ पता है आपको? ये तो 1-1.5 महीने से लगा हुआ, पीछे 1-1.5 महीने से पीछे चला हुआ था। अभी यहाँ पे बैठे हैं पिछले 1 हफ्ते से। ठीक है, देखिए इन्होंने खुद बताया कि कितने टाइम से हैं यहाँ पर। ये देख सकते हैं लोग बैठे हुए हैं। कौन है लोग हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए लोग हैं। क्या इनका मुद्दा है, किस पर ये लोग हैं, इन सब पर हम लोग बात करेंगे। आइए। कर्मचारियों से न डरो, कर्मचारियों से न डरो, होश में तुमको आना होगा, होश में तुमको आना होगा। विक्रांत, आज हम लोग यहाँ पर किस लिए हैं? देखिए, बिल्कुल ये कर्मचारी हैं जो पिछले मई से बैठे हुए यहीं पर और प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। बीच में हालांकि कुछ दिन का गैप दिया गया था 9 तारीख से लेकर के और 15 अगस्त के लिए। 15 अगस्त स्वाधीनता समारोह में किसी तरह का विवादान ना पड़े, लेकिन मई कौन सी तारीख का आप लोग बैठे? 14 मई से हम धरने बैठे। 14 मई से। पहले अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम रविंद्र कुमार पांडे है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज कर्मचारी यूनियन का महासचिव हूँ। हमने पिछले फरवरी में इलेक्शन जीता था, जो है फरवरी में इलेक्शन के बाद हमने अपना 4 डिमांड 36 सूत्री प्रोग्राम लिख के दिया था, जिसमें पहला मुद्दा था जब कॉन्ट्रैक्ट का हमारे सम्मानित साथी जो यूनिवर्सिटी से लेकर कॉलेज तक जो है, जिन्होंने 15-15, 20-20, 25-25 साल अपना कार्य किया। फिर सुप्रीम कोर्ट का डबल बेंच की रूलिंग आई है 30 जनवरी 2024 के अंदर, डबल बेंच की है, जिसमें 10 साल किसी एक कर्मचारी साथी ने स्थायी नेचर का काम करते हुए उनको रेगुलाइज किया जाए। वो हमने डिमांड लिख के दी। वाइस चांसलर साहब, हमने 14 मई से आंदोलन स्टार्ट किया। 10 जून को इन्होंने हमको बुलाया। 26 जून को हमने एक लेटर लिख के दिया हमको, जो है कि तुम्हारी सारी डिमांडें मान ली गई है, जबकि हमने उनको 36 सूत्री प्रोग्राम दिए है। हमने तो पॉइंट वाइज जो हमने आपको लिख के देखा, पॉइंट वाइज तरीके से हमको जवाब दो। जो है दूसरा डिमांड था हेल्थ सेंटर की सुविधा। हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं आयुष्मान भारत स्कीम लेकर आ रहे, जो है हमारे 104 करोड़ देशवासियों के लिए। हमारा WS हेल्थ सेंटर था यहाँ पे, जो है हेरिटेज बिल्डिंग थी। इस रजिस्ट्रार साहब ने, वाइस चांसलर साहब ने हेरिटेज बिल्डिंग टुटवाई, और जो हमारे जो हेल्थ सेंटर की सुविधा जो कॉलेज के अंदर थी 1955 से स्टार्ट थी, ये आपके रजिस्ट्रार, आपके वाइस चांसलर जो कॉलेज के कर्मचारी है उनके हेल्थ सेंटर की सुविधा खत्म। जबकि कॉलेज के अंदर ये एक्सपर्ट में जाते हैं, रोस्टर ये पास करते हैं कॉलेज को। कॉलेज के अंदर बच्चों को एडमिशन, इन कर्मचारी जो हमारे रजिस्ट्रार है या सेंटर में जितने साथी है उनको बच्चे एडमिशन हम देते हैं, जो है, और कॉलेज के कर्मचारियों की मेंबरशिप खत्म, जो है। और था क्या, पीछे पूर्व में था CMO यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर थे, जो है इनकी आपस की लड़ाई के चक्कर में इनके पास दवाइयाँ नहीं थी। LP के बिल कट गए, LP के बिल कट गए। एफओ के पास है, एफओ बिल देखा, बिल इतने सारे हो गए, तो उन्होंने हेल्थ सेंटर की सुविधा हमारी काट दी। हमारी डिमांड ये है कि जब आप कॉलेज के अंदर तो एडमिशन देते हैं अपने तुम्हारे बच्चों को, जो है तुम एक्सपर्ट, हमारे कॉलेज में मेरे टीचर तुम बैठते हो, AR सारे बैठते हैं, जो है उसी तर्ज पे हेल्थ सेंटर की जो सुविधा है हमारे कॉलेज के कर्मचारियों को दी जाए, जो है। ये हमारी दूसरी डिमांड है। तीसरी डिमांड है, लेकिन मैं आपको रोकना चाहूंगा, ये एक्सप्लेन कीजिए दर्शकों, कर्मचारी ये कौन से कर्मचारी है, क्या काम करते हैं, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। हम कर्मचारी परमानेंट है यहाँ पे, कुछ मेरे कॉन्ट्रैक्ट के साथी हैं जिनकी हम लड़ाई लड़ रहे हैं, जो है
जिसके अंदर दम होगा वो हमारे साथ हमारे बीच के अंदर बैठा है। बाकी हम सब परमानेंट कर्मचारी साथी हैं। ज्यादातर परमानेंट। जहाँ तो मैक्सिमम ये गिनती के मेरे 10-15 लोग हैं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के जो है, उनकी लड़ाई हम जो मेंबर नहीं हमारे डुकू के जो है, लेकिन फिर भी हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और कई हाई कोर्ट के अंदर हमारे जेएन के भी जज ने भी दिया, जो आउटसोर्स के कर्मचारी को भी बलवंत कर दिया उन्होंने जो है। हम ये कह रहे हैं कि तुम्हारे बस की नहीं है, तुम हमारी डिमांड भारत सरकार को भेजो। हमने भारत सरकार शिक्षा मंत्री से भी मिल के आए भी हम जो है, धर्मेंद्र प्रधान जी से जो है। और आपके मीडिया के चैनल के माध्यम में एक चीज कहना चाहूंगा, हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री ये कहते हैं ना खाऊंगा न खाने दूंगा जो है, लेकिन अंदर बैठे हुए जितने अधिकारी हैं इनकी सीबीआई जांच करें। इनके पास करोड़ों की संपत्ति, अथवा संपत्ति जो है, अभी पीछे जो 5-8 की टीचिंग का बंटवारा हुई, इन्होंने करोड़ों रुपए कमाए जो है। और हम डिमांड ये करेंगे हमारे कॉन्ट्रैक्ट के साथी जितने यहाँ से लेकर कॉलेज उनको परमानेंट करते जो है, जबकि बेसिक प्लस डी हमने करवाया। जब 19 में जीत के आए थे, अभी 2025 में हम जीते, जब 19 में जीत के आए थे नहीं वाइस चांसलर साहब ने किया, उनको पहले मिलते 18,000 कुछ रुपए, 70 रुपए और 19,000 कुछ रुपए मिलते थे जो है। हमने इनका समान काम समान वेतन कराया और विजी हिसाब से ऑन द टेबल नेगोशिएशन में बोला जो है कि सर बेसिक प्लस डी दे आप जो है। इनको कोई किसी का 5 साल रहते, किसी का 10 रहते, किसी के 12 रहते, एक टैग लग जाएगा उनको बीता देकर मैं परमानेंट होकर गया और मैं टीए और अच्छा रोड मिलेगा जो है, सब चीजें दे रहे हैं। जबकि अभी देखो दिल्ली सरकार में हमारी मुख्यमंत्री जी रेखा गुप्ता जी वो भी करिए परमानेंट जो है, हमें औसत कर्मचारी के अस्पताल के कर्मचारियों को हमने परमानेंट जो है, तो ऐसे ये भी इसी के अंदर लागू कर सकते हैं। कितने कर्मचारी होंगे ये कॉन्ट्रैक्ट वाले? 600 कर्मचारी हमारे जो 600 करीब कर्मचारी है। ऐसे जो है 600 करीब कर्मचारी हमारे कॉलेज के अंदर होंगे जो है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट के साथी जो है। हमारी डिमांड ये है कि इनको रेगुलाइज किया जाए और जब तक रेगुलाइज नहीं करेंगे हमारा धरना इसी तरह पे चलता रहेगा। मई से आप धरना कर रहे हैं, कब तक करते रहेंगे? 4 महीने हो गए बैठे हुए सड़क पर। हमने सर निरी गर्मी में अभी देखो कितनी निरी गर्मी है, अभी बारिश तूफान सब देख लिया हमने जो है। हम डरने वाले नहीं है। पीछे भी जब एनटीए भारत सरकार की एजेंसी थी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उनके थ्रू उन्होंने टेस्ट कराया जो है। 24 बंदों ने ज्वाइन किया सिस्टम के अंदर। हमने आंदोलन किया 2 महीने का, गेट नंबर 4 के अंदर जो है 2-3 महीने का आंदोलन किया, क्योंकि इनके पास पीडब्ल्यूडी का रोस्टर नहीं था जो है। जब हम कॉलेज के अंदर प्रमोशन करते तो ये अपॉइंटमेंट करते तो पीडब्ल्यूडी का रोस्टर, जब इन्होंने 1100 पोस्टर निकाली इनका पीडब्ल्यूडी का रोस्टर नहीं था जो है। हम लड़े और इन्होंने अपना एनटीए को इनको वापस लेना पड़ा और 24 लोग जिन्होंने परमानेंट ज्वाइन करा वो आज कोर्ट में धक्के खा रहे जो है। और हमारी डिमांड ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट के साथी है जो है, जो यूनिवर्सिटी से लेकर कॉलेज तक जो मेरे साथी है, उनको किसी तरह की पॉलिसी बना के उनको सिस्टम के अंदर रेगुलाइज किया जाए। तो सर इससे सरकार कहेगी कि हम पे आर्थिक बोझ बहुत पड़ेगा, तो इसका क्या जवाब है आपके पास? सर उसका आर्थिक बोझ का जवाब मैं देता हूँ सर जो है। अभी आउटसोर्स के थ्रू काम चल लगता है, ये सरकार की पॉलिसी है कि आउटसोर्स के थ्रू हम भरे जो है। मैं कॉलेज के अंदर अकाउंट डिपार्टमेंट देखता हूँ, मेरे कॉलेज के अंदर जो आउटसोर्स में सिक्योरिटी के साथी है उनको दे रहे 17,000 रुपए और बिल क्लेम करे 27,000 रुपए जो है। मेरे कॉलेज से 10,000 रुपए किसकी जेब में जा रहे हैं, कहाँ से कुछ अधिकारी की जेब में जा रहे हैं जो है। ये आउटसोर्स को खत्म करने के लिए हमने एक मुहिम छेड़ रखी है कि कॉन्ट्रैक्ट में जो मेरे साथी है उनको किसी तरीके से सिस्टम के अंदर रेगुलाइज किया जाए। ये धंधा बंदा बंद होने का जो है, अरे तो कर्मचारी काम करो 27,000 डायरेक्ट रखो ना उसको जो है। किस की जेब में किसकी जेब में जा रहे हैं जो आउटसोर्स के थ्रू कर्मचारी को जो है। दूसरी लड़ाई वो भी है, चौथी लड़ाई एक और भी है, ओपीएस की लड़ाई जो है। क्योंकि भारत सरकार में बैठे हमारे जितने भी हमारे माननीय मंत्री है, पहले तो एनपीएस लेके आए 2004 के अंदर जो है, फिर वहां पर जो यूपीएस ले जो है। ना हमको एनपीएस चाहिए ना यूपीएस चाहिए, हमको तो ओपीएस चाहिए। अरे तुम 5 साल पार्लियामेंट के अंदर बैठते हो जो है, तुम राज्यसभा के अंदर 5 साल बैठते हो, तुम विधानसभा के अंदर 5 साल बैठते हो। 5 साल के बाद तुम्हारी पेंशन बरकरार जो है। हम ये 30-35 साल सिस्टम के अंदर काम कर रहे हैं आपके लिए एनपीएस यूपीएस। अरे तुम भी अपना ले लो ना एनपीएस यूपीएस जो है, तो हम भी अपना एनपीएस यूपीएस ले लेंगे। सरकार ने साफ कह दिया कि नहीं दे पाएंगे, नहीं देगा। हम संघर्ष है, हमारे प्रधान जी हमारे बीच में आ गए जो है, देवेंद्र शर्मा जी जो है, ये हम देवेंद्र शर्मा जी हम बाइट देंगे। शर्मा जी आपका स्वागत है द स्वतंत्र में। हम ये मुद्दा जान रहे हैं कि आज ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के कर्मचारी क्यों कितने टाइम से क्यों यहाँ पर कर रहे हैं, क्या किससे असंतुष्ट हैं, क्या परेशानी है? सर असंतुष्ट इस बात से हैं कि जो हमारा कॉन्ट्रेक्चुअल का कर्मचारी है उसको 10 साल 15 साल 25 साल तक काम करते यहाँ पे हो गए थे। अब इन लोगों ने अब जो नई अथॉरिटी आई ना, इन्होंने रेगुलर अपॉइंटमेंट शुरू कर दिया। जब ये रेगुलर अपॉइंटमेंट करते हैं तो पीछे तो इन्होंने एनटीए से करा रहे थे टेस्ट, तब भी इन लोगों से हमारी बात हुई थी, एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से टेस्ट करा रहे थे लोग, तब भी इन लोगों से हमारी बात हुई थी। जिस आदमी ने 10 साल 15 साल 20 साल अपने सिस्टम में लगा दिया वो कहाँ जाएगा। तो इन्होंने हमें एश्योर किया था कि जो अंदर के जो बच्चे हैं जो यहाँ काम करें 80% तक वो लोग इसमें लगेंगे। हमने कहा ठीक है भाई, हम लोग यूनियन है, हम तो यही चाह रहे हैं कि हमारा वेलफेयर हो। लेकिन जब रिजल्ट आया तो उनमें एक भी पास नहीं था, उसका हमने उस समय भी विरोध किया था। वैसे ही आज क्या हो रहा है, अब एनटीए तो उन्होंने पीछे कर दिया, बैकफुट पे कर दिया है। अब आज की डेट में क्या हो रहा है, अभी अपने आप अपॉइंटमेंट कर रहे हैं लाइव, तो अपने आप अपॉइंटमेंट में क्या कर रहे हैं,
कि जो इनके चाहिए थे आज की डेट में, क्योंकि जिन लोगों ने इनको लगाया वो तो आज ना चेयरमैन है ना प्रिंसिपल है, वो तो दोनों ही नहीं आज की डेट में। आज चेयरमैन भी दूसरा है, प्रिंसिपल भी दूसरा है, अपेंडिंग अथॉरिटी दूसरी है। आज की डेट में इनको अपने बंदे चाहिए, तो ये तो इनको बोझ लग रहे हैं, ये इनको बोझ लग रहे हैं। तो आज की डेट में इनकी सोच ये है भाई हुक एंड क्रुक इन सबको बाहर किया जाए। अभी अरविंदो कॉलेज के अंदर इन्होंने 18 अपॉइंटमेंट करी है। 2 महीने पहले प्रिंसिपल बना, 2 महीने के बाद ही अगर अपॉइंटमेंट करो 18 के 18 बाहर, 18 नए, उनकी 10 साल की 15 साल की नौकरी सब जीरो। मतलब कि जो लोग काम कर रहे थे उनको निकाल दिया गया और नए लोग कर दिया गया। बिल्कुल, 2 महीने की सैलरी उनको नहीं दी गई, रोकी गई थी 2 महीने की सैलरी, और उसके बाद सबको बाहर कर दिया। कोई बोलने वाला नहीं है, क्योंकि हो क्या रहा, बंदरबाट हो रही है, 2 इसके 3 उसके 4 उसके, एक चेयरमैन का, इस तरह बंदरबाट यहाँ पे हो रही है। उस बंदरबाट का डुकू विरोध कर रही है। देश का सुप्रीम कोर्ट, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की 2 जजों की बेंच डिसीजन देती है 30 जनवरी 2024 को। वो ये कहते हैं कि अगर किसी कर्मचारी ने 10 साल एक पोस्ट के ऊपर काम कर लिया है तो उसको सिस्टम में मर्ज होने का हक है। उन्होंने उमा देवी को पलटा है। आज की डेट तक उमा देवी का फैसला था जिसके ऊपर कॉन्टेक्चुअल वो होता था, उमा देवी हटा दिया उन्होंने। आज की डेट में अभी पीछे हाई कोर्ट के डिसीजन आए हैं, वो सब ये कह रहे हैं कि इनको सिस्टम में आना चाहिए। तो जब हाई कोर्ट ये कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ये कह रहे हैं, अभी हरियाणा का लेटेस्ट डिसीजन है हरियाणा गवर्नमेंट का, जिस कर्मचारी को 5 साल काम करते हो गए उनको सिस्टम में मर्ज करेंगे, उन्होंने नोटिफिकेशन निकाल दिया है, पूरे हरियाणा में नोटिफिकेशन निकाल दिया है, सुपर न्यूमेरी पोस्ट उनको दे दिया है, इंक्रीमेंट उनको दे। और एक दिल्ली विश्वविद्यालय हमारा जो खैरखुआ बने हुए हैं, जो वो चाह रहे कर रहे हैं, भारत सरकार की गोदी में बैठे हुए हैं, उनके कहीं से अपॉइंटमेंट हो रही है। दैट्स ऑल। लेकिन आप 22 से बैठे हुए हैं, अभी तक तो कोई हल निकला नहीं है। नहीं, हल क्या निकला है? हल कैसे निकलेगा सर, हमारे साथ जो मीटिंगें इनकी हुई हैं, अभी हमें दुख इस बात का हो रहा है, मीटिंगों में इन्होंने प्रिंसिपल माना है, इन्होंने माना है ये बात, इन्होंने ये कहा हम लिखेंगे, उन एजेंसियों को लिखेंगे जो हमारी डिसीजन मेकिंग बॉडी है। भाई वो कह रहे हैं हमारे से ऊपर भी लोग बैठे हुए हैं, मान लो यूजीसी बैठी है, मिनिस्ट्री बैठी है, तो हमें इन्होंने एश्योर किया हम उनको लिखेंगे, लिखिए आप। लेकिन 10 जून को वाइस चांसलर मीटिंग करता है अपनी पूरी टीम के साथ, हमारे साथ, और आज की डेट में 18/8 है, आज तक कोई लेटर नहीं लिखा गया। ये तो संवेदनशीलता की हद है, कोई संवेदनशीलता है ही नहीं। हम लोग कोई रोड छाप लोग तो है नहीं भाई, सारे कर्मचारी हैं वन टू ऑल। कोई लाइब्रेरी में काम करता है, कोई लेबोरेटरी में काम करता है, कोई मिनिस्टर स्टाफ में काम करता है। हम सब बच्चों के लिए हैं, हमको यहाँ धरना देने के लिए नहीं है, हम गली मोहल्ले के लोग नहीं है। हम लोगों को सीटों पर अपनी होना चाहिए, लेकिन सीटों में कहाँ है? ये तो इनको सोचना चाहिए कि अगर एक दिन भी बच्चा, मेरा भी बच्चा हो सकता है, अगर एक दिन भी बच्चा प्रैक्टिकल के लिए गया है और उसको प्रैक्टिकल नहीं कर पाया वो, तो लॉस किसका है? उस बच्चे का लॉस है, उस सिस्टम का लॉस है। तो उस सिस्टम को चलाना इनकी ड्यूटी है। वही मैं जानना चाह रहा था सर कि आप लोग इतना लंबा धरना चला रहे हैं, एक तो इतना लंबा धरना चलाना ही बड़ा मुश्किल होता है, लोग टूट जाते हैं, आप लोग रोज इतनी भीड़ में बैठते हैं, तो काम तो प्रभावित हो रहा होगा ना। सर, क्वेश्चन लंबा धरना चलाने का नहीं है, क्वेश्चन आज की डेट में यहाँ पे ये है कि सिस्टम को कौन चला रहा है। 10 जून को आपने हमारे साथ मीटिंग करी, आप ऑनरेबल वाइस चांसलर इस यूनिवर्सिटी के, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ये, असीमित अधिकार है आपको दे रखे हैं। उन अधिकारों का उपयोग आज 10/6 से लेके 18/8 तक क्यों नहीं कर पाए? ये प्रश्न चिन्ह इस आदमी के ऊपर है जो वाइस चांसलर बना बैठा है, ये हमारे ऊपर नहीं है। हम तो कर्मचारी हैं, हम तो अल्टीमेटली घर से सुबह निकलते हैं खाना लेके, पूरे दिन यहाँ पे रहना है, माना यहाँ बैठे हैं और ये बिठा रहे हैं, हम बैठे नहीं है, हम बिठा रहे हैं लोग। ये बताएं, हमने इनको जितनी चिट्ठियां लिखी है टिल टुडे एक का रिप्लाई ये लोग नहीं कर पाते। एक हेल्थ सेंटर था हमारा, 55 साल से लोग उसके मेंबर, हम पैसे देते थे उसका, मान लो मेरी जो सेल बेसिक है उसके हिसाब से करता था, इनकी जो बेसिक है इनके हिसाब से करता था, इनकी बेसिक है वो पैसे हमारे पैसे से चलता था, मेंबरशिप हटा दी। इससे पहले जो रजिस्ट्रार थी वो मैंडेटरी प्रोविजन डाला, उसने लिखा सब मेंबर बनिए, ये कह रहे मेंबर नहीं रहोगे। इस तरह की लड़ाई है हमारे लिए। अभी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 12 साल की मैं सुनो एनईपी लागू है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी देश में लागू हुई है, हम सब भी वेलकम करते हैं उसका, ठीक है, देश आगे बढ़ रहा है। हम कहने लगे आज इलेक्ट्रिक इंजन आ रहा है, कोयले की ट्रेन चलाओ, हम नहीं कह रहे इस बात को, हम कह रहे हैं एनईपी लाइए, बच्चों का भविष्य अच्छा हो सकता है एनईपी से बच्चों को हमारे अच्छी जॉब में बाहर जाकर विदेश में जाकर, हम सब उसका वेलकम करते हैं। लेकिन एनईपी में जो 12 साल को इन्होंने मीटिंग करी, क्योंकि 7th सेमेस्टर एनईपी का आ रहा है, 7 6 तक तो चल गया, 2 2 4 6 3 साल चल गया एनईपी लागू हुए, 7वां जब सेमेस्टर आ रहा है तो वो उनको एडजस्ट करना है इसी उसमें, उनके लिए कहाँ से टाइम टेबल आप बनाओगे? तो उस टाइम टेबल में इन लोगों ने क्या किया, सुबह 8 बजे से लेके रात के 8 बजे तक कॉलेज खुलेंगे। 8 बजे तक कॉलेज खुलेंगे तो उसके लिए माननीय वाइस चांसलर साहब ऑर्डर निकालते हैं, लिखते हैं, इसी बोलते हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल में टीचर 20% इंक्रीज कर लीजिए, टीचर की संख्या 20% बढ़ा लो, नो वर्ड्स अबाउट कर्मचारी। हम सुबह 8 बजे घुसते हैं, टीचर आएगा 2 घंटे का प्रैक्टिकल देगा, उसके बाद दूसरा टीचर आ जाएगा, उसके बाद तीसरा टीचर आ जाएगा, उसके बाद चौथा टीचर आ जाएगा, मैं वही रहूंगा, मेरे लिए कोई सोच नहीं है, तो कर्मचारी विरोध कहाँ जाएगा?
सर तो अगर कम शब्दों में अगर हम ये समझें कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जहाँ पे छात्रों को शिक्षा दी जाए वहाँ पे खुलकर भ्रष्टाचार हो रहा है। नहीं नहीं, भ्रष्टाचार इन द सेंस मैं ये नहीं कह सकता, भ्रष्टाचार संवेदनशीलता में वर्ड यूज करूंगा यहाँ पे, संवेदनशील नहीं है ये लोग। दूसरा भ्रष्टाचार मैं इसलिए कह सकता हूँ कि अगर जिसने भी जोक्स को सिस्टम में लेकर आए वो लाने वाला भी कोई अधिकारी था। आज की डेट में तुम्हें ऐसे कैसे लगता है कि लोग गलत आ गए हैं? हर 6 महीने में आप इनको सर्टिफिकेट जारी करते हो कि दे आर ए गुड वर्कर, फिर 6 महीने एक्सटेंड होता है। तो जब तुम्हारा रिकॉर्ड भी आज की डेट में ये कहता है ही इज ए गुड वर्कर, तब आप उसको एक्सटेंड कर रहे हो, तो आज की डेट में उसको बाहर क्यों निकाल रहे हो? इसका हम विरोध कर रहे हैं कर्मचारी, और अंतिम हद तक करेंगे। अभी पार्लियामेंट क्वेश्चन हुआ है पीछे, परसों फिर पार्लियामेंट क्वेश्चन है। हाँ, तो ये ऐसा नहीं है कि हम यहीं तक लड़ रहे हैं, आगे देखेंगे, इनके घरों का घेराव करेंगे, यहाँ धरना देंगे, भूख हड़ताल करेंगे, जाने वाले नहीं है कर्मचारी आसानी से। सर एक चीज और जानना चाह रहे हैं कि अभी ये कॉन्ट्रैक्ट में है तो ये एक अमाउंट में होंगे, अगर ये रेगुलराइज होते हैं, परमानेंट होते हैं, तो कितना आर्थिक बोझ सरकार को पड़ेगा? नहीं, सरकार पे उतना बोझ नहीं है सर। अभी तक इनको क्या है, बेसिक प्लस डीए मिलता है, बेसिक सैलरी प्लस डीए, जो भी डीए हमें मिलता है। उसके बाद इनको एचआरए मिलना शुरू हो जाएगा, टीए मिलना शुरू हो जाएगा, ट्रेनिंग अलाउंस। आज की डेट में आप देखो ना, ये ग्रुप डी कैडर वाले लोग हैं, 25,000 इतने में लंच कर लेते हैं सर, ये डिनर कर लेते हैं अंदर बैठ के। ये गरीब आदमी है, और देश के अंदर आर्थिक असमानता दूर करना सरकार का पहला दायित्व है। एक गरीब आदमी, इसको आउटसोर्स में ले जाओगे, आउटसोर्स में भी यहाँ खड़ा था एक लड़का, शोषण उनका आउटसोर्स का देखो। जो उनका ठेकेदार है, लास्ट वाले दिन सारा पैसा वो खोज लेता है। लगने के लिए 60,000 लेंगे। ये देश है मेरा, ये अमृत काल है भारत का। अगर ये अमृत काल है तो इससे बुरा काल कौन सा होगा? गरीब आदमी के लिए कम से कम कौन सा होगा? ये सोचने का विषय है। जी हाँ, ये सोचने का विषय है। ये और लोगों से ही बात करते हैं, लोग और कर्मचारियों से बात करते, जानते हैं उनकी भी स्थिति। आप भी हैं? हाँ। जी सर, ये थैंक यू। ये बताइए कि ये कर्मचारी किस परेशानियों में जूझ रहे हैं आज के, धरने पे नौबत आ गई है? सर देखिए, पहली बात तो ये है कि ये धरना 14 मई से सुचारू चल रहा है, ठीक है। ये धरना हमने नहीं बिठाया, इन लोगों ने बिठाया हमें यहाँ पे। क्यों? क्योंकि इनके अधिकारों को हनन हो रहा है। अब आप ये बताइए, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ मैं, कि जिसको 15-20 साल सर्विस में हो गए, आप उसको कहते हो कि आप अब जो है ना इस यूनिवर्सिटी के लायक नहीं हो, और बाहर से जो अनट्रेंड बंदा आएगा वो आपकी सीट संभालेगा। तो आप ये बताइए कि इनके अन्याय की चरम की पराकाष्ठा है कि नहीं? बिल्कुल, मतलब कि काम करता हुआ आ रहा है, उससे अचानक कह दिया जाए कि आप इस योग्य नहीं हो। सर 20 साल से 25 साल से यहाँ पर तो ऐसे कर्मचारी बैठे हुए हैं जिनकी 59 साल उम्र हो गई है, और एज ए कॉन्ट्रेक्चुअल 21वीं शताब्दी चल रही है, भारत विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर है, परंतु आज मेरा कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी सड़क पर बैठा हुआ है अपने अधिकारों को पाने के लिए। ये आप देख सकते हैं, ये कॉन्ट्रेक्चुअल अधिकारी जिनकी बात हो रही है, सड़क पर बैठे हुए हैं। इनको कॉलेज में होना चाहिए। अच्छी बात यह है कि कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी जिनकी लड़ाई लड़ी जा रही है, उनके लिए जो पक्के कर्मचारी हैं वो भी बैठे हुए हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि 700-800 की संख्या है हमारे एज ए कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारियों की। यहाँ पर 70% परमानेंट लोग बैठे हुए हैं। वो परमानेंट है, लेकिन वो उनके अधिकारों में लड़ रहे हैं। हमारे महासचिव जी, डुकू महासचिव जी बड़े परिपक्व नेता है हमारे, बड़े कद्दावर नेता है हमारे, और बड़ा सम्मान करते हैं हम इनका। इससे पहले जो भी व्यक्ति सत्ता में रहा है, आज तक किसी ने भी इनकी सुध नहीं ली है। सत्ता में आने के बाद, प्रधान जी से बात करिए आपने, हमारे महासचिव जी है, इन्होंने सुध ली है और बेड़ा उठाया है कि मैं इनको सिस्टम में लाकर ही रहूंगा। तो ये कब तक आपको उम्मीद है कि सुनी भी जाएगी कि बस ये धरने पे खत्म हो जाएगी? हम तो आंदोलनकारी है, हमारे पास 2 चीज होती है, या जिंदाबाद या मुर्दाबाद। अभी क्या चल रहा है? अभी तो सब आपके सामने ही है, अभी तो जिंदाबाद ही कर रहे हैं हम। अभी शांति से बैठे हैं, अगर अधिकार नहीं मिलेंगे तो क्रांति दिखानी पड़ेगी। चलिए, छात्र हैं जी, जी बताइए सर। नहीं, अभी हुआ क्या मैं बताता हूँ। अभी देशबंधु कॉलेज के अंदर आउटसोर्स के अंदर सिक्योरिटी के आदमी भरे गए, उसकी वीडियो वायरल हो रही है। मैं आपको भी कर दूंगा भाई साहब के कैमरे में, जो है उनसे 20-20, 25-25 हजार रुपये लेके जो है आपने देखी होगी, अभी वायरल चलिए परसों देशबंधु कॉलेज के अंदर जो है। बुलाया, उन्होंने पूछा कि आपसे पैसा लिया? मैंने कहा जी सर। बोले कितना? मैंने कहा 5,000, मतलब भाई मैंने 5 दिया है। तो बोला कि किस पे दिया? मैंने बोला स्कैनर पे। किसका नाम लिखा रहा था? तो गोपीनाथ ने अपने फोन से भेजा। उनको पता होगा कि किसका स्कैनर पे नाम लिखा है। तो सर को पता चल गया, तो इन लोगों ने इसलिए 2 दिन हमें रखा। परसों ही हमारी बात हुई मंगलवार को, और इन्होंने कल और आज करके हमें हटा दिया।
ऐसे टेंडर को तो हटाया जाना चाहिए कॉलेज की बदनाम है कॉलेज के लिए। आज जो तीसरी लेडीज आई है ना, कल अगर कोई 30 देगा ना तो उसको भी हटा देगा। एक खाने वाली कंपनी है ये। अरे आप परेशान मत हो, सिर्फ पैसा खाने वाली कंपनी है ये टेंडर है। और इसमें क्या नाम है टेंडर का? चैंपियन कंपनी है, इसका द्वारका सेक्टर 8 में कंपनी है। डब्ल्यू था, उसी को चेंज करके आया था कि चैंपियन का कंपनी है, 4 कंपनी चलाता है सर। बाकी इनका यही काम है, ऐसे ही करेंगे। अगर हमने बोला 30 देगा ना, हमने बोला किस बेस पे हमें हटा रहे हो? सिर्फ पैसा कमाने का धंधा किया है। कभी तुम प्रिंसिपल जी के पास जा रहे हो, कभी तुम प्रिंसिपल के पास जा रहे हो। अरे हमसे जो पूछेगा बुलाएंगे तो हम जाएंगे नहीं, वो हायर अथॉरिटी है। एरिया बनेगा, सुपरवाइजर है, सब खाने वाले हैं, तो बोला तो अपने घर बैठो। सबको बर्बाद। कोई नहीं, कंप्लेन कर दो, मैं तो कहना FIR डाल दो एक। अगर मैं ड्यूटी FIR वहाँ पे मैंने गया तो वो भी मैंने कर रहा है। अगर मैं क्लेम करता तो भी ये पैसा लेता सता के कि 500 तो 1000 तो ऐसे करके देता। एक आउटसोर्स के लिए जो है किसी गरीब आदमी से 20-25 हजार रुपए मांगा जा रहा है। सिर्फ साल भर का उसको टेंडर इशू हुआ जो है कि 20-25 हजार ले लो, लूट मचा रही पूरी जो है। और भारत का माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा जो है। और यहाँ तो भ्रष्टाचार की लिमिट ही खत्म हो गई जो है। देशबंधु कॉलेज का वाक्य बताऊँ मैं आपको जो है, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट का काम दिलाने के लिए उनसे रिश्वत ली गई है। आउटसोर्स है, परमानेंट भी नहीं। आउटसोर्स का काम दिलाने के लिए उनसे 1 महीने की तनख्वाह 25 हजार रुपए मांगी गई है। और वो वीडियो 16,000 ले रहे हैं उनसे 25,000। और ये ठेकेदारी प्रथा में ठेकेदारी प्रथा के तहत वो भर्ती कर रहे हैं। और मैं अशोक अत्री वाइस प्रेसिडेंट हूँ डुक्कू का। इतना बुरा हाल है इस दिल्ली विश्वविद्यालय का कि ठेकेदारी प्रथा पे भर्ती करने के लिए भी उनसे 15-15, 20-20 हजार रुपए मांगे जा रहे हैं, जबकि उनका टेन्योर, सर्विस का टेन्योर 1 साल है। और ये किसी गांव देहात में नहीं हो रहा, दिल्ली राजधानी में हो रहा है, जहां हम पारदर्शिता की बात करते हैं, ईमानदारी की, नैतिकता की बात करते हैं। रोजगार किस तरह से सर्जन कर रहे हैं, रोजगार का हमारे एम्प्लॉयज के साथ क्या हो रहा है, ये हम आपको बता रहे हैं। ये आपका दर्द कहीं दिखाया ही नहीं जाता। वो तो हम लोग आ रहे थे, हम लोग कर दिए ना। किसी मीडिया में मेन स्ट्रीम मीडिया आता है ना, वो आता है इस तरह के धरनों में। दिल्ली विश्वविद्यालय का ये संघर्ष 3 महीने से हम लोग चला रहे हैं, कर्मचारी यूनियन, और हमारी लेजिटिमेट डिमांड्स हैं। हमारे बिल्कुल मौलिक अधिकार है, स्वास्थ्य सेवाएं जो प्रधानमंत्री पूरे देश को मुहैया करा रहे हैं। हमारा एक हेल्थ सेंटर 1955 से एस्टेब्लिश्ड है और वो अपनी सेवाएं हमें आज तक दे रहा था। अभी 2-2.5 महीने पहले रजिस्ट्रार महोदय ने एक आदेश निकाला कि उसका कॉलेजेस के जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो उससे वो सेवाएं नहीं ले पाएंगे। बड़ी हैरानी की बात है। दूसरा, हमारी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमारे एम्प्लॉयज के रूल एंड रेगुलेशंस की चीजें हैं। कहीं से आश्वासन मिला है धरने को खत्म करने? किसी से बात हुई कि क्या ऐसे ही चलता रहेगा क्या? सर, आपके चैनल के माध्यम से फिर मैं रिपीट करता हूँ, हमने 14 मई से स्टार्ट किया धरना। 10 जून को मिस्टर वाइस चांसलर और पूरी टीम, रजिस्ट्रार, डीन ऑफ कॉलेज, प्रॉक्टर और अपना डायरेक्टर साउथ दिल्ली कैंपस, AR, DR, AE, JE सब बैठे हुए सर जो है। 10 जून के बाद हमने बोला कि आप रिटर्न में हमको दे दो, तो 10 जून के बाद 26 जून को हमको एक लेटर दिया गया। वो गोलमाल लेटर है कि आपकी सारी डिमांडें मान ली गई है और तो भारत सरकार में भेजो, भारत सरकार में भेजेंगे। हमने कहा जो पॉइंट वाइज लेटर आपको दिया 36 सूत्रीय प्रोग्राम ने कहा उसको पॉइंट में ले दो कि ये बहुत कर गया, ये आपके प्रभु में हेल्थ सेंटर सुविधा बहाल हो गई, कॉन्ट्रैक्ट के साथ हो गए, पक्के हो गए जो है, कुछ तो दो ब्लैक एंड व्हाइट में जो है। हमको चाहिए इम्प्लीमेंटेशन, हमको ये नहीं चाहिए। और हम आपके चैनल के माध्यम आपका धन्यवाद भी करना चाहेंगे और आपके चैनल के माध्यम से मैं ऐसी कहना चाहूंगा, ये धरना जब तक चलेगा मर जाएंगे, मिट जाएंगे। ये इसके आपकी बार इतिहास होते जाएगा इसके गेट नंबर 1 से गेट नंबर 4 से कि हमारे जितने सम्मानित साथी कॉन्ट्रैक्ट के उनको किसी तरीके से सिस्टम के अंदर रेगुलाइज किया जाएगा। धन्यवाद आपका। चलिए और लोगों से भी देखते हैं, आप भी हैं इसी से जुड़े हुए हैं कि आप देख? हाँ, बताइए क्या मुद्दा है, किस लिए है यहाँ पर आप? सर, ये हमारा मुद्दा जो सा है दिल्ली विश्वविद्यालय कॉलेज कर्मचारी यूनियन का है, जिसने उठाया हुआ है और इसके अंदर हमारी बहुत सारी डिमांड्स हैं, जिसमें सबसे मेन मुद्दा है हमारा कॉन्ट्रैक्ट के साथियों को परमानेंट करना, और दूसरा हमारी हेल्थ सेंटर की सुविधा जो है वो बंद कर दी गई है, उसको दोबारा से बहाल करवाना। और एक मेन मुद्दा और है हमारा एक RR जो अभी लागू किया गया है, हाल ही में अभी लागू किया गया है, वो भी हमारे क्या कहते हैं लेबोरेटरी के कर्मचारियों के साथियों के साथ कुठाराघात है। तो मुद्दे तो हमारे बहुत सारे हैं, लेकिन ये है कि हम मुद्दे यहाँ से उठेंगे तभी जब हमें अथॉरिटी की तरफ से लिखित में आश्वासन हमारे प्रधान जी को, डुक्कू के प्रधान जी को दे दिया जाएगा। तो अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला है? नहीं, अभी तक मीटिंग्स हुई हैं सर, 5-6 मीटिंग्स हो चुकी है। मीटिंग्स का मतलब ये है ना कि मीटिंग्स हुई है, मीटिंग में हर चीज मान रहे हैं, पर वही चीज हमें लिखित में भी तो चाहिए ना सर। लिखित में जब तक हमें नहीं देंगे तब तक हम यहाँ से नहीं उठने वाले। लिखित में ना देने का मतलब है कि डामाडोल मामला है?
बिल्कुल। अब क्या कह सकते हैं सर अथॉरिटी का? भाई अगर आप मीटिंग्स के अंदर हर चीजों को हमारी मान रहे हैं, हमारे डुकू प्रधान को और महासचिव जी को आप हर चीजें उनकी मांगों को मानना जा रहा है, तो वही चीज आपको लिखित में देने में क्या प्रॉब्लम है? आप लिखित में निकालिए, हमारे डुकू प्रधान जी इधर धरना वाइंड अप कर लेंगे। जी हाँ, ये देखिए धरने को दिखाइए इस तरह से। एक और चीज मैं खास बताना चाहूंगा साहब, अभी मैंने कोशिश की कि कुछ ऐसे वर्कर आए जो कॉन्ट्रैक्ट पर है। अब आप समझिए कि किस लेवल का डर है कि वो मीडिया के सामने अपनी बात नहीं कहना चाहते, अपना दर्द भी नहीं बता सकते। जिस कारण ये लोग हमने 69वीं सालगिरह मनाई है और उनकी लड़ाई ये पक्के कर्मचारी लड़ रहे हैं जो हमसे बात कर रहे हैं। वो अपनी बात भी कहने के लिए तैयार नहीं है कि हमें कॉन्ट्रैक्ट से जो हम कर रहे हैं वो भी आज ही निकाल दिया जाए। भयभीत किया हुआ है और आगे आ जाइए। आज का जो हमारा कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी है वो डर के साए में जी रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पर तो क्या है कि डुकू ने इनका हाथ पकड़ा हुआ है, ठीक है, क्योंकि डुकू बड़ी हमारी बड़ी मजबूत यूनियन, बड़ा नेतृत्व मजबूत है हमारा, तो यहाँ पर तो डुकू ने इनको बुलाया हुआ है। परंतु अब देखिए आपके सामने ये कतरा रहे आने से, क्यों कतरा रहे आप बाकी सब समझदार हैं। वो गरीब आदमी है ना, मेहनत कर रहा है, 17-18 हजार रुपए मिल रहे हैं, वो भी इसके खतरे में अटक सकते हैं। और सर दूसरी बात ये है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि होता है आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए सर्वोपरि है वो। उन्होंने लिख के दिया हुआ है कि जिस व्यक्ति को एक ही संस्था में एक ही सीट पर 10 साल काम करते हो गए तो वो उसका राइट है परमानेंट होने का। ये कोर्ट ने दिया, कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने लिख के दिया हुआ है सर। आपका जम्मू कश्मीर में, आपका झारखंड में, और बिल्कुल अभी ताजा उदाहरण है आपका हरियाणा में तो जिसको 5 साल नौकरी को हो गए हैं एज अ कॉन्ट्रेक्चुअल एडहॉक, जिस भी वो पद पर था उसको तो परमानेंट कर भी दिया गया है, और बल्कि बकायदा न्यूज़पेपर के अंदर भी आया है वो। परंतु दिल्ली विश्वविद्यालय बड़ा ऐतिहासिक और प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है, और यहाँ पर इस तरह क्या अधिकारों का हनन ये बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। ये कितने लोग इससे प्रभावित होंगे, कितने लोग हैं जिसका असर चल रहा है? सर देखिए अभी मुझे संख्या पूरी पता नहीं है, लेकिन 700-800 के करीब तो हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ हो गए हैं जी। और अभी एक अरबिंदो कॉलेज है हमारा, वो शायद महासचिव ने बता दिया होगा आपको कि वहाँ पर किस तरह का न्याय हुआ उन लोगों के साथ में। उनको पहले ले लिया कॉम्पिटेंस में कि आप सबको परमानेंट कर देंगे, लेकिन जैसे ही रिजल्ट आता है उसमें से एक भी बंदा परमानेंट नहीं हुआ। ये मतलब कि ये बात ना आप किसी गांव देहात में नहीं है, आप किसी इंटीरियर में नहीं है, ये दिल्ली राजधानी है, राजधानी भारत की राजधानी है, जहाँ पे संसद है, सुप्रीम कोर्ट है, वहां पर ये हाल है। सर देखिए मैंने आपको बताया ना अभी कि इतना प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय, दुनिया के अलग अलग कोने से यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं, अपना भविष्य बनाने आते हैं, लेकिन उसी विश्वविद्यालय में और 21वीं शताब्दी में इधर आइए, देखिए वो दिखाइए, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। 21वीं शताब्दी में मेरा भारत जो है विश्वगुरु बनने के लिए तैयार खड़ा है, और उसी 21वीं शताब्दी में मेरा कॉन्ट्रेक्चुअल का साथी अपने अधिकारों के, अपने पेट की लड़ाई जो सड़क पर लड़ रहा है, और हिम्मत भी नहीं हो रही कि चैनल के सामने अपने दर्द को बता। सर देखिए ये तो सत्य सार्वभौमिक है और बिल्कुल आपके सामने की बात है, अगर पीछे की बात होती तो अलग बात होती। चलिए हम लोग चाहेंगे कि हमारे माध्यम से आप लोगों की बात पहुंचे। जी सर, ये बड़ा धन्यवाद है, और मैं इस मंच के माध्यम से मैं आपका भी शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोगों ने जो है हमारी पीड़ा, हमारा दर्द अपने चैनल के माध्यम से यहाँ प्रस्तुत किया। कोशिश करेंगे, उम्मीद करेंगे कि जल्दी सुलझे। जी बड़ा धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज विक्रांत यहाँ पर रुकने का, जी दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमारी संस्था ओबीसी है, ये उनके माननीय प्रधान जी। अच्छा प्रधान जी बताइए, हम लोग तो यही जान रहे हैं कि भाई कर्मचारी इतने परेशान है, देश खुशहाल है, आज इतनी बड़ी 79 हमने सालगिरह मनाई है। मैं ओबीसी एसोसिएशन का प्रधान होने के नाते आपके चैनल को सबसे पहले बधाई देता हूं जो आप यहाँ पर आए, और आपका धन्यवाद करता हूं जो आपने हमारी इस संघर्ष की लड़ाई में अपना योगदान दे रहे हो। सर मैं बताना चाहता हूं कि हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी ओबीसी एसोसिएशन जो है इस धरने में पूर्ण सहयोग दे रही है। और हम जब तक सहयोग देंगे जब तक हम अपने साथियों को, कॉन्ट्रैक्ट के साथियों को परमानेंट नहीं करा लेते हैं। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अमृतकाल चल रहा है। ये कैसा अमृतकाल है जहां हमारा युवा बेरोजगार हो रहा है और दर दर की ठोकरें खाने के लिए भटक रहा है।
हम तो बस यही कहेंगे कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती है हम लोग यहाँ से धरना नहीं हटाएंगे। हमारी ओबीसी संस्था पूर्ण योगदान दे रही है और योगदान देती रहेगी। आपका इनको समर्थन पूरी तरह से है? हमारा पूरा समर्थन है। आज से नहीं, जब से इस कॉन्ट्रैक्ट का मुद्दा चल रहा हमारे विश्वविद्यालय में हमारी स्वास्थ्य सेवाएं बंद करी गई हैं, तब से हमारा पूर्ण योगदान रहा है इसके साथ और हमेशा योगदान रहेगा। आपको क्यों लग रहा है कि क्यों नहीं इनकी मांगे मान रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले? सर, दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले मांगे तो मान लें, लेकिन जो है ना भ्रष्ट अथॉरिटी बैठी हुई है यहाँ पे। ओबीसी एक्सपेंशन की हमारी इतनी सारी सीटें हैं, अगर वही हमको पूरी दे दी जाए, जो इन्होंने यूजीसी ग्रांट से 1900 करोड़ रुपए लिया है, उसकी बंदर बाट हुई है। इस दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बंदर बाट हुई है। टीचर्स की भर्ती हो गई, लेकिन हमारे नॉन टीचिंग की भर्ती करने में इनकी जो है क्या बोलते हैं पूरी दुर्दशा हो रही है कि इनको कैसे हम परमानेंट करें। परमानेंट करने की इनकी इच्छा ही नहीं है, मनसा ही नहीं है, तो ये क्या परमानेंट करेंगे हमको? मतलब यूनिवर्सिटी में पूरा भ्रष्टाचार चल रहा है खुलकर? पूरा भ्रष्टाचार चल रहा है सर, जितना लूट सकते हो लूट लो, ये चल रहा है यहाँ पे। लूट की तो ऐसी मचा रखी है कि लाखों करोड़ों नहीं अरबों रुपए इकट्ठा कर लिया है इन्होंने। चलिए, देखिए आपकी बात पहुंचे और आप लोग जिस तरह सहयोग करें तो आगे एक समाधान मिले, हम इसी की करेंगे कामना। क्यों विक्रांत? देखिए बिल्कुल समाधान, क्योंकि सबका ही खामियाजा हो रहा है। कर्मचारी बैठे हुए सड़कों पर, बच्चों का स्कूल में जो कॉलेज में बच्चे आए हैं नए, उनको बहुत दिक्कत हो रही होगी और कॉलेज के संचालन में भी दिक्कत है। तो इन लोगों की बात दिखानी जरूरी थी। और दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये मुख्य द्वार, सामने गांधी जी की प्रतिमा जो आप सालों से देखते आए हैं, और उसके बाहर यहाँ पर ये दोनों तरफ ये लोग कई महीनों से बैठे हुए हैं। ये देख लीजिए आप 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव, और नीचे उसके आप ये धरना ये देख लें। तो आज हम लोगों ने इन कर्मचारियों की बात की है। उम्मीद है कि हुक्मरानों के कानों पे इनकी आवाज जाएगी और इनकी समस्या का समाधान होगा। विक्रांत, कोशिश उम्मीद यही की जानी चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में कर्मचारी बैठे हुए हैं, तो इनकी मामला सुलझे और जो कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मचारी है उनको पक्का किया जाए, जो उनकी मांग है। इनकी बात आगे तो हम बढ़ा देंगे, फैसला अथॉरिटीज को लेना है। उम्मीद यही कि जल्दी वो ये फैसला लें। जी हाँ, कब ये फैसला आएगा, किसके पक्ष में आएगा या नहीं आएगा, या ये धरना मई से चल रहा है आगे भी चलता रहेगा, जो भी होगा आपको दाः स्वतंत्र पे दिखाया जाएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी विक्रांत यादव थे और मैं आपका दोस्त हैदराबाद नकी। फिर होगी मुलाकात किसी और इसी तरह के गरीब मजलूमों की आवाज के साथ। नमस्कार। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।